समाज में कानून बनाने के लिए और किसी व्यक्तियों, ग्रुप्स और सरकारों के बीच होने वाले झगड़ों को निपटाने के लिए एक ऐसे इंडिपेंडेंट पार्ट की जरूरत होती है जो कि विधायिका और कार्यपालिका के दबाव के बिना निष्पक्ष न्याय कर सके। हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन है और डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स होते हैं: लेजिस्लेटर्स, एग्जीक्यूटिव्स, जुडिशरी और मीडिया। आज हम बात करने जा रहे हैं डेमोक्रेसी के 3rd पिलर यानी जुडिशरी की। देखिए, जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब इन तीनों के काम जान लेते हैं। विधायिका जो है वो एक कानून बनाती है। जैसे कोई भी नया कानून बनता है तो सबसे पहले उसको वोटिंग के जरिए सबकी राय ले ली जाती है। उसके बाद प्रेसिडेंट उस लॉ को पास करता है, तब जाके कानून बनता है। और जो कार्यपालिका होती है वो उस बने हुए कानून को इम्प्लीमेंट करती है। लास्ट जो न्यायपालिका है वो उस कानून को रिफाइन और जो उसको तोड़ता है उसको सजा देने का काम करती है। हालांकि हमारा देश भारत फेडरल अरेंजमेंट पर चलता है, यानी कि हमारा जो देश है वो छोटे छोटे स्टेट्स का एक ग्रुप है, लेकिन हमारे देश का जो जस्टिस है वो फेडरल ना होकर एक यूनाइट है। मतलब इंडिया में रहने वाले हर नागरिक के लिए सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है, वो है दिल्ली में है। देखिए, जो जुडिशरी सिस्टम है वो भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसको हम कोर्ट्स कहते हैं। इसे हम एक कोन की हेल्प से समझ सकते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और फिर लास्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। इनमें से सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट होता है, जिसका फैसला प्रेसिडेंट के अलावा कोई नहीं टाल सकता। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इन सब के बारे में सुना होगा, लेकिन ये सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या है? देखिए, हर एक स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है। उसके साथ साथ हर एक स्टेट के अंदर कुछ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। क्योंकि ये दोनों कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं, इसलिए इनको अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। इसके अलावा भी हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होने वाले मामलों को सुलझाता है। इसके बाद ट्रिब्यूनल कोर्ट, फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट और फिर लोक अदालत आती है। अब जान लेते हैं कि जो कोर्ट का सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होने वाले सभी मामलों की सुनवाई करता है। अगर मामला ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे कि फ्रॉड, अटेम्प्ट टू मर्डर, तो उसको हाई कोर्ट में भेज दिया जाता है। और अगर हाई कोर्ट से भी ज़्यादा बड़ा मामला होता है, जैसे कि मर्डर, रेप, कोई प्रोटेस्ट जो कि देश को तोड़ने का काम करता है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन जितना इन कोर्ट्स के बारे में सुनने में अच्छा लग रहा है, उतनी ही इनकी एक डार्क रियलिटी भी है। नेशनल जुडिकल डेटा ग्रिड की रिपोर्ट के मुताबिक 59,87,477 केस पेंडिंग है हाई कोर्ट में और 69,000 केस पेंडिंग पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में। कोलकाता का बेहरामपुर केस एक ऐसा केस था जो कि 72 ईयर्स तक चला था। और इन सब केस के पेंडिंग होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है वो है पैसा। इंडियन जुडिशरी इज नॉट आर ब्राइट और फेयर एज इट लुक फ्रॉम द आउटसाइड, क्योंकि ये सिर्फ एक पैसा, पावर और नेपोटिज्म का मिक्सचर बनकर रह गया है। इसके अलावा भी इंडिया का जुडिशरी सिस्टम पुअर और बैकवर्ड सेक्शन के लोगों के लिए बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि वे लोग इतने रिच और एफ्लुएंट नहीं होते। इंडिया का एक फेमस और बड़ा वकील भी हर एक केस के 5 से 10 लाख रुपए चार्ज करता है। अब एक गरीब आदमी इतने सारे पैसे कहां से लाए? तभी तो इंडिया में इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं। इसके अलावा भी 3 और मेजर फैक्टर्स हैं जो कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम की एक डार्क साइड को दिखाते हैं, जिनमें से सबसे पहला है द बेल गेम। बेल भी एक तरह से बुरा इम्पैक्ट डालता है इंडियन जुडिशरी सिस्टम को। बेल लेना भारत में बहुत ही आसान है, बस आपके पास पैसे होने चाहिए, जिसके बाद सिर्फ आपको एक वकील करना है। उसके बाद आपका वकील आपके बेल के पेपर्स तैयार करता है, जिसके बाद वो आपको छुड़ा कर ले जा सकता है। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको छोटे से अपराध के लिए भी बेल नहीं मिल सकती। इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है पुअर और बैकवर्ड सेक्शन के लोगों पर पड़ता है। और दूसरा कारण है पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले बेनिफिट्स भी डार्क इम्पैक्ट डालते हैं इंडियन जुडिशरी सिस्टम पर। जैसे मोस्ट ऑफ द जजेस चाहते हैं कि उनकी रिटायरमेंट के बाद उनकी जगह उनका कोई फैमिली मेंबर ले ले, या उनको राज्यसभा में कोई सीट मिल जाए, जैसे अभी राजन गोगोई ने किया है। तीसरा और मोस्ट पॉपुलर कारण है द नेपोटिज्म रूल। नेपोटिज्म जो है इंडियन जुडिशरी सिस्टम में आजकल बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि कॉलेजियम चूज करता है किसी जज के सन या डॉटर को एज ए जूनियर लॉयर और ए गवर्नमेंट लॉयर और फॉर एनी गुड पोजीशन इन अ जुडिशरी सिस्टम। उस टाइम से ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो मोस्ट ऑफ द लॉयर्स की अपॉइंटमेंट्स होती है वो किसी न किसी फैमिली मेंबर की ही होती है। यानी जो जुडिशरी सिस्टम है अब वो धीरे धीरे फैमिली बिजनेस बनता जा रहा है, जो कि इंडिया के यंगस्टर्स के पैशन और टैलेंट को अंदर से खोखला बनाता जा रहा है। अब हम सबको प्रॉब्लम्स तो पता है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसके 2 सोल्यूशन हो सकते हैं। पहला है स्टॉप द नेपोटिज्म रूल। हम पूरी तरह से नेपोटिज्म को खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको कम जरूर कर सकते हैं। अगर किसी तरह ये फैमिली बिजनेस बंद हो गया तो इंडिया के नए यंगस्टर्स को मौका मिलेगा लॉयर बनने का, और जो इंडिया में इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं वो ज़्यादा सोल्व होंगे बड़ी तेजी से।
और दूसरा है लॉयर्स को अपनी फीस जो है वो थोड़ी कम करनी चाहिए, यानी उनको पार्टी देखकर अपनी फीस लेनी चाहिए। जैसे कोई गरीब इंसान है उसके लिए थोड़ी फीस कम कर दे, और जैसे कोई अमीर इंसान है उसके लिए उसकी मर्जी हो, चाहे जितनी मर्जी फीस करे। अगर ऐसा होने लगा तो जितने भी केस पेंडिंग पड़े हैं और जो भी पैसा खर्च होता है वो नहीं होगा। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप लास्ट तक पहुंच गए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ग्रो कर सकें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।